हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कि हम कहते हैं कक्षकों की ऊर्जाएं यानी कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको करने वाले हैं। अब पहली बात तो यह समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि यह टॉपिक इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो हो सकता है आपको इस टॉपिक का महत्व पता न चले, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यही टॉपिक जो है वह आपके पूरे के पूरे हमारे इस पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है, एक रिजल्ट है। वो आज के टॉपिक में इसको हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो यदि आज का टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया तो समझ लीजिए इस पूरे चैप्टर का जो उद्देश्य था, इस चैप्टर का उद्देश्य है कि आपको किसी परमाणु के चारों तरफ जो हम विभिन्न कक्षाएं बनाते हैं, जिनको कि सामान्यतः यहां पर हम कोश कहते थे, बोहर कक्षा कहता था, और आधुनिक जो क्वांटम थ्योरी है वो उन्हें कहती थी कोश। तो कोशों में इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से रखा जाए, इस बात का निचोड़, इस बात के सारे हम कह सकते हैं नियम इस टॉपिक के अंतर्गत आ जाएंगे। बिल्कुल हम कह सकते हैं आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है। तो फिर शुरू करते हैं टॉपिक को। हमारा टॉपिक है कक्षकों की ऊर्जाएं। अब कक्षकों की ऊर्जाएं इस टॉपिक में देखिए, जब हम कहते हैं कि परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोशों में किस प्रकार से जाएंगे, यह इस मूल सिद्धांत पर आधारित है। सिर्फ एक लाइन का सिद्धांत कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में भरते हैं और कक्षा के भीतर हम कह सकते हैं या कोश में भरते हैं, और कोश के भीतर हम जानते हैं उपकोश होते हैं, तो कोशों में या उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले वह कक्षक भरेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। मेरी लास्ट की लाइन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेगा। फिर उस कक्षक में यदि पूरे भर जाएं तो उसके बाद उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी ऊर्जा इस पहले वाले भरे हुए कक्षक से थोड़ी सी ज्यादा होगी, फिर उसमें भरेंगे, और इसी प्रकार से यह क्रम चलता जाएगा। तो मूल सिद्धांत जिसे मैं गोल्डन रूल कह रहा हूं वह हमारा क्या है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम मतलब ऑर्डर, उन कक्षकों की ऊर्जा पर निर्भर करता है। और नियम क्या है? इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों की ओर ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि यह नियम समझ में आ गया तो समझ लीजिए इस चैप्टर का निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी हम मान लेते हैं, कोई हम नाभिक ले रहे हैं, कोई परमाणु की बात कर लेते हैं। चलिए, तो हमने यहां पर एक परमाणु का नाभिक बना लेते हैं। यहां मैंने बना लिया एक, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ये नाभिक है, और इसके चारों तरफ आप जानते हैं इनको बोहर कहता था कक्षाएं, और हम कहते हैं इनको क्या कहते हैं, कोश। इनको कहा जाता है कोश। तो यदि मैं ये बात करूं पहले हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन के संबंध में बात करूं तो अब जानते हैं यहां हमारा इसके लिए क्या होता है, n बराबर 1, ये होता है n बराबर 2, ये होता है n बराबर 3। और n को क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। ये हम पीछे पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं।
n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो यदि n बराबर 1 होता है तो पहली क्वांटम संख्या होती है जिसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। 4 हमने क्वांटम संख्याओं का जिक्र किया था। पहला मुख्य क्वांटम संख्या जो कि n है, दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे हम L से निरूपित करते हैं। और L ये बताता है कि इस कोश में, इसको हमने क्या कहा, ये हमारे क्या है? कोश। जो n क्या है वो क्या है? कोश। कि किसी कोश में कितने उपकोश होंगे, और उपकोश को कौन बताता है? हम कहें उपकोश L से पता चलता है। और ये कौन कौन से? S, P, D, F, ये 4 उपकोश होते हैं। तो किसी कोश में कितने उपकोश होंगे ये हमें L से पता चलते हैं। और अब हम इसकी पूरे फॉर्मूलों में नहीं जा रहे हैं, हमने आपको सीधे बता दिया था कि किसी भी कोश में उपकोशों की संख्या उस कोश की संख्या के बराबर ही होती है। यदि n का मान 1 है तो इसका मतलब इसमें एक ही उपकोश होगा, और एक उपकोश पहला कौन सा आएगा? S। यदि n बराबर 2 है तो इसका मतलब इसमें 2 उपकोश होंगे। कौन कौन से? पहला S ही आएगा और दूसरा P आएगा। तीसरा आ गया n बराबर 3, इसका मतलब है इसमें 3 उपकोश होंगे। कौन कौन से? पहला S, दूसरा P, तीसरा D। और यदि n बराबर 4 लेते, एक और कक्षा कोश बना लेते, तो उसमें उपकोशों की संख्या 4 हो जाती है, यानी कि S, P, D, F। तो ये बात मेरे को लगता है यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। तो पहली कक्षा में उपकोश बनाए तो उपकोश क्या हो गया? ये हमने एक उपकोश बना दिया। और ये कौन सा उपकोश है? ये हमारा है P उपकोश, सॉरी S उपकोश। n बराबर 2 में कितने उपकोश होंगे? 2 उपकोश होंगे, 1 और 1 2। ये वाला कौन सा उपकोश है? ये हमारा है S, और ये वाला कौन सा है? P। तीसरे में कितने उपकोश होंगे? 3। तो कौन कौन से? ये हो गया हमारा S, ये हमारा हो गया P, और ये वाला हमारा क्या हो गया? D। 3 उपकोश होंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे ये भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन के घर भरने का सबसे गोल्डन नियम, या सबसे एक हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण नियम यह है कि जिस भी कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी। अब कक्षक क्या हुए? उपकोश तो बना दिए, और हमने आपको बताया था कि किसी भी जो उपकोश होता है उसमें जो कक्षकों की संख्या होती है वो हमने आपको बताई थी। S में केवल 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं, D में 5 कक्षक होते हैं, और F में कितने होते हैं? 7 कक्षक। तो यही लिख रहा हूं, S में कितने कक्षक? 1। P में कितने कक्षक? 3। D में कितने कक्षक? 5। और F में कितने कक्षक? 7। ये कक्षकों की संख्या लिख दी मैंने आपको। अब कक्षकों की संख्या लिख दी तो मैं यहां पर कक्षक बनाऊं तो S में तो 1 कक्षक है, P में कितने? 3। तो इसको 3 हिस्सों में बांट दिया मैंने, 1 2 3, ये 3 हिस्सों में बढ़ गया। इसी प्रकार यहां पर भी S में 1 कक्षक होगा, P में 3, तो 1 2 3 हिस्सों में बढ़ गया। D में कितने? 5, तो 5 हिस्सों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 और 5 हिस्सों में बांट दिया। अब ये जो छोटे छोटे रह गए इसी को हम कहते हैं कक्षक, यानी कि जिसे इंग्लिश में ऑर्बिटल कहा जाता है। तो ये ऑर्बिटलों की संख्या आपको पता चल गई। अब इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं इन कक्षकों में भरते हैं, इन ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। तो सबसे पहले किस में भरेंगे? S में, फिर S, फिर SP, फिर SPD, इस तरीके से भरते हैं। पर गोल्डन नियम क्या कहता है? गोल्डन नियम ये कहता है, हम जो कह रहे हैं जैसे गोल्डन नियम, कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जिस भी कक्षक में भरेगा उस कक्षक की ऊर्जा जो भरे हुए कक्षक नहीं है, जो खाली है, उनमें सबसे कम होनी चाहिए। मान लेते मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में तो इसके बाहर की ओर कक्षाओं में इतने सारे हम कह सकते हैं कक्षक हैं। पहली कक्षा में एक P S कक्षक S है हमारे पास उपकक्ष, और उसमें 1 ही कक्षक है। दूसरे में कोश में S और P 2 उपकोश हैं, और दोनों में मिला करके देखें तो हमारे कितने आ रहे हैं? 4 कक्षक आ रहे हैं। ऐसे तीसरे में देखें तो हमारे कितने कक्षक आ जाएंगे? 5 और 3 8 और 1 9 कक्षक आ रहे हैं। तो अब यहां पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, किसके पास जाएगा? तो किसके पास जाएगा यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन सब कक्षकों में किस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम है। तो जिस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें ही प्रवेश कर जाएगा। और यहां हम देखते हैं S कक्षक की जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाता है? इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा यहां पर।
इसमें पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस कक्षक को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। जो हमारी क्वांटम संख्या होती है उसमें चौथी हमारी होती है प्रचक्रण संख्या, यानी कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हम जानते हैं। और इसमें से यहां पर हाइड्रोजन का केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम ऐसे करके इसको एक तीर के निशान से इसको प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर, और बाकी सब खाली रह गए। तो यहां पर आपको यह बात समझनी है कि हाइड्रोजन में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का ही पूरा का पूरा परमाणु संरचना है, तो इसलिए जो कक्षकों की ऊर्जाएं होंगी वह किस पर निर्भर करती है, वह संख्या n पर निर्भर करती है। तो क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन के लिए कक्षक की ऊर्जा n पर निर्भर करती है, यानी कि n का मान कम होगा तो उस कक्षक में, यानी कि पहला कोश ले लिया, यानी कि n बराबर 1, यानी कि पहला कोश, तो पहले कोश में जो कक्षक होंगे उनकी ऊर्जाएं कम होगी अपेक्षाकृत किसके, n बराबर 2, n का मान बढ़ गया तो n बराबर 2 कोश में जितने कक्षक होंगे उनकी ऊर्जाओं से। तो हमने कहा हाइड्रोजन के लिए कक्षक की ऊर्जा n पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि 1s का मान क्या होगा, छोटा होगा, किससे, 2s से। और हाइड्रोजन के लिए यदि n का मान समान है तो इन कक्षकों की ऊर्जाएं बराबर होंगी। तो ये कौन सा है, ये होगा 1s। देखिए इसके आगे हम लिख लेते हैं 1s। 1 क्यों लिखा, क्योंकि n का मान 1 है। इस s के आगे क्या लिख लेता हूं मैं, 2s, क्योंकि n बराबर 2 है। ये p क्या हो जाएगा, 2p, ये 2p हो जाएगा। इसी प्रकार यहां लिखें तो ये n बराबर 3 है तो क्या आएगा, 3s, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p, और इसको क्या लिख लेंगे, 3d, ऐसे लिख लेंगे। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी कि n बराबर 2 है तो s और p के आगे 2 लग जाएंगे, n बराबर 3 है तो ये 3s 3p 3d हो जाएंगे। तो 1s जो ये वाला कक्षक है इसकी ऊर्जा कम है, किससे, 2s से। और ये 2s में एक तो ये वाला हम कह सकते हैं उपकोश है और एक ये वाला उपकोश है, इन दोनों उपकोशों की ऊर्जाएं बराबर होगी। तो 2s बराबर किसके होगा, 2p के। लेकिन इनकी ऊर्जाएं छोटी होंगी, किससे, 3s से। और 3s की ऊर्जा किसके बराबर होगी, 3p के बराबर। और 3p की ऊर्जा किसके बराबर होगी, 3d के बराबर। पर इंपॉर्टेंट बात, यह केवल हाइड्रोजन के लिए ही सत्य है, जिसके परमाणु में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए यह नियम है हाइड्रोजन के लिए। यदि बहुपरमाणुओं की बात करोगे, यानी कि एक ऐसा परमाणु जिसमें 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, वहां पर यह बात सत्य नहीं होगी पूर्ण रूप से कि 1s बड़ा होगा 2s से, यह तो बात वहां भी सही होगी, लेकिन 2s 2p के बराबर ऊर्जाएं होंगी, यह बात वहां समझ में नहीं आएगी। तो यदि किसी एक ही, हम कह सकते हैं कि उपकोश में उपस्थित सभी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है तो उसे हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो क्या कहा मैंने, यदि किसी एक उपकोश में स्थित सभी कक्षकों यानी कि ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान हो तो इसे क्या कहेंगे, डीजेनरेटेड। और हिंदी में कहते हैं समभ्रंश, हम देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल, तो इसे समभ्रंश, हिंदी का शब्द जटिल है, डीजेनरेटेड क्या कहेंगे, डीजेनरेटेड कक्षक कहते हैं, कक्षक कहते हैं। तो अब आपको समभ्रंश या डीजेनरेटेड कक्षक समझ में आ गया होगा। तो यहां पर ये 2s 2p के बराबर हैं, इनकी ऊर्जाएं बराबर हैं, तो ये
समभ्रंश कक्षक हैं। वैसे 3s बराबर है 3p के और इसकी ऊर्जा 3d के बराबर है। ये क्या है? समभ्रंश या डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर के प्रश्न में कि समभ्रंश कक्षकों से आप क्या समझते हैं या डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो आपको वहां बताना पड़ेगा कि परमाणु के चारों तरफ विभिन्न कोशों में उपस्थित जो उपकोश होते हैं, यदि एक से अधिक उपकोश जो हमारे हैं, जैसे यहां S भी है, यहां P भी है, यदि इन उपकोशों में कक्षकों की ऊर्जाएं समान हो तो इसे हम क्या कह देते हैं? डीजनरेटेड या समभ्रंश कक्षक कहते हैं। जरूरी नहीं है कि 2s और 2p पूरे के पूरे आपस में बराबर हो। यदि 2p के सभी कक्षकों की ऊर्जाएं समान हैं तो वह भी क्या होंगी? समभ्रंश कक्षक कहलाएंगे, डीजनरेटेड कहलाएंगे। इसे हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है यहां से आपको समझ में आ गई कि ये क्या है? समभ्रंश कक्षक। वैसे यहां से लेके यहां तक क्या है? समभ्रंश कक्षक। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये किसके लिए? केवल हाइड्रोजन के लिए है ये पूरी कथा, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करते हैं हम बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए। ये तो था एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु यानी कि हाइड्रोजन के लिए ये बात थी। अब हम बात करते हैं बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए। फिर से याद दिला रहा हूं, हम ये पूरी स्टडी क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है। और इलेक्ट्रॉनों का वितरण ज्ञात करने के लिए हमें यह ज्ञात करना पड़ेगा कि किस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम है। जितने भी खाली हैं, आपको किसी एक इलेक्ट्रॉन को देना है। किसमें? परमाणु के चारों तरफ जो कोशों में जो उपकोश हैं और उपकोश में जो कक्षक हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन डालना है आपको। तो किस कक्षक में जाएगा, इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि किस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम है। और उसी के लिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं? नियम ढूंढ रहे हैं। तो हाइड्रोजन के लिए तो हमें समझ में आ गया कि पहले 1s कक्षक की ऊर्जा सबसे कम, उससे ज्यादा 2s और 2p कक्षक की ऊर्जा आपस में बराबर, फिर 3s 3p 3d कक्षक की ऊर्जा इनसे बड़ी होती है लेकिन आपस में इनकी बराबर होती है। पर यह सारी बात किसके लिए है? एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए है। अब हम करते हैं बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु मतलब वह परमाणु जिनके पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो। तो कौन कौन से हो गए? जैसे हम कहते हैं लिथियम, जैसे एग्जांपल में हम कहते हैं हीलियम, लिथियम, सोडियम या बेरिलियम। ये सब चीजें जो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी बाकी परमाणु हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे? इस श्रेणी में आएंगे। और इसी को हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो हमें सीधे पता है कि सीधे यहां चले जाता है, एस में चले जाता है एक इलेक्ट्रॉन। पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, ये समझना है। तो अब यहां पर हमें एक बात यह समझनी है कि जब बहु परमाणु वाले की बात करें, अब देखिए मैं यहां पर हाइड्रोजन वाली बात को हटा रहा हूं। यहां से ये हाइड्रोजन का आप लिख लेना, क्योंकि अब हम बहु परमाणु की बात कर रहे हैं। तो यहां से ये मैंने हटा दिया। तो ये हमने कहा, फिर से हमने एक परमाणु के लिए ये नाभिक हो गया, ये उसकी पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश। पहले कोश में केवल एक उपकोश S, दूसरे कोश में 2 उपकोश S तथा P, तीसरे उपकोश में 3 उपकोश S P D और चौथे में बोलता तो S P D F होते। अब प्रत्येक उपकोश में कितने कक्षक? S में एक, सॉरी यहां पर एक कक्षक, S में एक कक्षक लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक और F में 7 कक्षक होते। इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि आखिर जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु में तो कक्षकों में किस प्रकार से भरेंगे? तो यह तो बात यहां तक केवल हाइड्रोजन के लिए सत्य है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से अधिक होगी तो वहां पर एक और हम कह सकते हैं प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इंग्लिश में शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है और हिंदी में इसे कहें तो एनसीईआरटी की किताब ने इसे कहा है परिरक्षण प्रभाव। तो आपको क्या समझना है यहां पर? परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग
इफेक्ट। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, यह समझिए। देखिए न्यूक्लियस पे, नाभिक पे आप जानते हैं कैसा आवेश होता है। नाभिक में हमेशा कैसा आवेश होता है, ये होता है धन आवेश। और उसके चारों तरफ ये जो कोश हैं, इनमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये नाभिक क्या करता है, इसका धन आवेश इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये तो आप कहोगे कि सर पहले से जानते हैं कि विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। ये कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, पर इंपॉर्टेंट बात इसके आगे शुरू होती है। इसके आगे क्या होता है कि पहली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एस उपकोश में स्थित है, वह क्या होता है, नाभिक के द्वारा आकर्षित होता है। और इसके बाद जो पीछे की उपकोशों में, जो हम कह सकते हैं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होंगे, वह इलेक्ट्रॉनों पर जब नाभिक बल लगाता है, तो यह वाला एस जो हमारा क्या है, उपकोश में स्थित इलेक्ट्रॉन है, इसके कक्षकों में, वह क्या करता है, इस नाभिक के इस आकर्षण बल को थोड़ा सा कम कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि यदि मैं इस कक्षक में, इस कोश में जो कक्षक हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगाए गए बल की गणना करूं, तो मैं देखता हूं इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एस आ गया। तो एस क्या करता है, नाभिक द्वारा इसके कक्षकों पर जो आकर्षण बल लगाया जा रहा है, वह ये बीच वाला कक्षक क्या करता है, उसे कम करता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, उसका उस आकर्षण बल का एक प्रकार से शील्ड कर रहा है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, वो ढाल कहते हैं जिसे, जब युद्ध होता था तो तलवार से जब लड़ते थे तो एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में ढाल होती थी। तो तलवार से मारते थे और ढाल से क्या करते थे, सामने वाले के आक्रमण को, उसके प्रभाव को रोकते थे। तो ठीक वही शील्डिंग इफेक्ट, वही ढाल वाला काम कौन कर रहा है, एस कर रहा है। ये इसके जो ये वाला नाभिक है, इन वाले n=2 पर स्थित इलेक्ट्रॉन जो होंगे, उन पर लगने वाला, नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को कम करता है। ठीक इसी प्रकार n=3 में जो कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उस पर नाभिक के द्वारा लगने वाले बल को कौन कौन कम करेंगे, n=2 पर स्थित इलेक्ट्रॉन और n=1 पर स्थित इलेक्ट्रॉन, ये कम कर देंगे। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो क्या लिखते हैं हम इसमें, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी परमाणु में नाभिक द्वारा किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया आकर्षण बल उस कोश के पूर्व मतलब पहले, उस कोश के पूर्व में स्थित कोशों पर स्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा हम क्या कहते हैं, घटा दिया जाता है। इसे ही परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो मुझे लगता है परिरक्षण प्रभाव समझ में आपको आ गया होगा कि इस वाले n=3 पर यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक जो आकर्षण बल लगाएगा उसे कम कर रहे हैं। कौन, n=2 पे स्थित, यहां पर स्थित इलेक्ट्रॉन वो कम कर रहे हैं, और n=1 पर स्थित यहां पर इलेक्ट्रॉन ये इस प्रभाव को कम कर रहे हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। अब इस पर मान लो मैं n=3 ले रहा हूं। अब इस पर हम जानते हैं S भी है, P भी है और D भी है। 3 हमारे पास क्या है, उपकोश हैं। तो इन उपकोशों पर इस परिरक्षण प्रभाव का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मेरी बात को समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे इससे पहले के जितने इलेक्ट्रॉन हैं कक्षाओं में, वो इन sp,d,f वाले कक्षकों पर समान प्रभाव डालेंगे, समान नहीं डालेंगे। S पर जो प्रभाव पड़ता है वो हम कह सकते हैं वो अलग होता है, P पर जो प्रभाव होता है वो अलग होता है परिरक्षण प्रभाव, और D पर जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, अलग होता है।
और क्रम किस प्रकार से होता है इनका? यदि मैं इस प्रकार से बनाऊं, यहां पर बनाऊं कि इस वाले जो हमारा था कोश था उसमें एस भी था, पी भी था, डी भी था और एफ भी था मान लेते हैं, तो एस सबसे आगे रहता है, पी उसके पीछे रहेगा, डी उसके बाद रहता है और एफ सबसे पीछे रहेगा। ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। ये एसपीडीएफ किसके उपकोष हैं? इस वाले के उपकोष हैं। तो इसका अर्थ है ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। ये दोनों के दोनों जो आगे के ये हैं, यही हमारे पास क्या डाल रहे हैं? परिरक्षण प्रभाव डाल रहे हैं। किस पर? इस वाले कोश पर। यदि ये n बराबर 1 हो, इसको हमने क्योंकि f ले लिया है इसलिए हम कह सकते हैं इसके आगे एक और बना लेते हैं। चलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्या है? n बराबर 1, ये 2, ये 3, ये n बराबर 4 है। तो चौथे पर 4 उपकोष हो गए एसपीडीएफ। तो इस पर n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 पर उपस्थित कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिरक्षण प्रभाव डाला जा रहा है चौथे कोश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर। तो उसके प्रभाव से क्या होगा? S क्या होता है? नाभिक के ज्यादा समीप आ जाता है, P उससे थोड़ा और आगे होता है, D उससे आगे होता है, F सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है। तो अब ऊर्जा की बात कर लूं मैं। आप जानते हैं जो नाभिक के जितना समीप होता है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है और जो जितनी दूर होता है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो क्या कहा मैंने यहां पर? यानी कि मैं कहूं ये F की ऊर्जा सबसे अधिक ऊर्जा, F की ऊर्जा सबसे अधिक होगी और ये S की जो ऊर्जा होगी, ये S की ऊर्जा सबसे कम। ध्यान रखिएगा, सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? S की, क्योंकि वो नाभिक के ज्यादा समीप है। P की S से ज्यादा होगी, D की P से ज्यादा होगी और F की D से भी ज्यादा होगी। तो सबसे कम ऊर्जा S की और सबसे अधिक ऊर्जा F की और बीच में इनके आ जाते हैं P तथा D। तो मुझे लगता है यहां पर आपको परिरक्षण प्रभाव को स्पष्टता से समझने का मौका मिल गया होगा। अब आप कहोगे सर ये परिरक्षण प्रभाव से हमें क्या फायदा हो रहा है? हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है इसमें, यहां पर दिखता हुआ फायदा है। अब आपको यह पता चल गया कि एक ही कोश में उपस्थित विभिन्न जो उपकोष होते हैं वो परिरक्षण प्रभाव के कारण आगे पीछे खिसक जाते हैं। इसके कारण इसकी जो ऊर्जा होगी वो सबसे कम, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा होगी। और ये ऊर्जाओं की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम होगा, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी उस पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, जिसकी ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन उतनी देर में भरेगा। तो ये हम इसलिए आपको समझा रहे हैं। ठीक ऐसा परिरक्षण प्रभाव n बराबर 3 में भी होगा, n बराबर 2 पे भी होगा, लेकिन n बराबर 1 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले जो हमारा कोश है उससे पहले तो कोई दूसरा कोश है ही नहीं जो कि क्या करे? n बराबर 1 के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण करे, उसकी शील्डिंग इफेक्ट दे। तो ये कहां से शुरू होता है? n बराबर 2 पर परिरक्षण प्रभाव का असर पड़ता है, फिर n बराबर 3 पर, n बराबर 4 पर, आगे तक। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु में यह परिरक्षण प्रभाव का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में परिरक्षण प्रभाव का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम इसे फटाफट खत्म करते हैं इस टॉपिक को। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने यह समझ लिया कि परिरक्षण प्रभाव के कारण किसी एक ही कोश में उपस्थित जो विभिन्न हम कह सकते हैं उपकोश होते हैं उनके ऊर्जा स्तरों में अंतर आ जाता है, जिसमें S की ऊर्जा सबसे कम, P की ऊर्जा उससे ज्यादा, D की ऊर्जा P से ज्यादा और जो F होता है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो ये हमने बात क्या कही थी? हमने कहा था परिरक्षण प्रभाव के कारण एक ही कोश में, कोश यानी कि जिसे मैन से रिप्रेजेंट करते हैं, कोश में उपस्थित उपकोशों की ऊर्जा समान नहीं रहती।
नहीं रहती। इसका अर्थ है जो हमने कक्षकों के बारे में वो डीजेनरेटेड समभ्रंश का आपको जो बात बताई थी कि एक ही कक्षक यदि विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाएं समान हो तो उसे हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक कहते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। वो नियम यहां पर लागू नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर की ऊर्जाएं समान नहीं रहती हैं। तो हमने कहा था ऊर्जाएं किसकी ज्यादा होगी, तो ऊर्जा जो होती है एस की सबसे कम ऊर्जा होती है, पी की एस से ज्यादा होती है, डी की पी से ज्यादा होती है और एफ की सबसे ज्यादा होती है। ये क्या बात कर रहे हैं हम, ऊर्जा की, ये ऊर्जा है। पर कभी कभी आपसे यह पूछ लिया जाता है कि इन उपकक्षकों एसपीडीएफ में परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा कौन उत्पन्न करता है, सबसे कम कौन उत्पन्न करता है। परिरक्षण प्रभाव मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा अपने बाद की कक्षाओं पर नाभिक के आकर्षण बल का जो प्रभाव है उसे कम कर देने की घटना को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो अब परिरक्षण प्रभाव इन चार उपकक्षों में से सबसे ज्यादा कौन लगा रहा है और सबसे कम कौन लगाता है, इस बात को भी समझ लीजिए। एस क्योंकि सबसे आगे आ जाता है, उसकी ऊर्जा सबसे कम है, तो यदि हम यहां पर एक कक्षक बनाए, मैंने कहा इस तरीके से मैंने बनाया, तो यहां सबसे पहले क्या आएगा एस, फिर क्या आएगा पी, फिर क्या आएगा डी और फिर क्या आएगा एफ। ये एसपीडीएफ किसके हैं, ये इसी कोश के हैं, ये उपकोश। लेकिन एस सबसे पहले आ गया क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है, सबसे कम। जिसकी ऊर्जा सबसे कम वो नाभिक की तरफ सबसे पास आ जाएगा। फिर पी की ऊर्जा एस से ज्यादा होती है तो वो उसके बाद डी की पी से भी ज्यादा है तो वो आगे, और एफ की सबसे ज्यादा है तो वो सबसे लास्ट में जाता है। लेकिन जो परिरक्षण प्रभाव जो सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है वो एस करता है, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद डी, उसके बाद एफ। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करने का क्रम सबसे ज्यादा कौन करेगा, जो एस होगा वो सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करेगा, फिर पी, फिर डी और सबसे कम परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करता है एफ। यही इनकी आकृति के कारण होता है। देखिए एस क्या होता है, हम जानते हैं ये हमारा गोलाकार होती है, पिछली क्लास में हमने इसे समझाया था। पी क्या होता है, हमारे डंबल आकार का होता है। डी क्या होता है, डबल डंबल होता है। एफ की हमने कहा था वो काफी जटिल आकृतियां होती हैं। तो सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ करता है। तो इतनी बात हमारे को यहां पर समझ में आ गई है। तो अब हम कहें कि आखिर इस चीज का क्या फायदा हो रहा है हमारे को, तो इस चीज का फायदा समझना है तो यह समझिए, हम यहां पर बना रहे हैं दो ऊर्जा स्तर बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन के लिए और एक बना रहे हैं बहुपरमाणु के लिए। तो एक ये ऊर्जा स्तर बना रहे हैं हम, ये क्या है, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का, और यह दूसरा ऊर्जा स्तर बना रहे हैं हम बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए। अब समझिए इसको, हमने कहा कि हमने सबसे पहले हाइड्रोजन के यदि हम बनाए n बराबर 1 के लिए, तो ये पहला वाला जो हमारा होता है ये हमारा होता है 1s, किसको प्रदर्शित कर रहा है, 1s को। फिर इसके बाद अगला आ जाएगा, यहां पर हमने कहा यह प्रदर्शित करेगा 2s को, और साथ में प्रदर्शित करेंगे तो किसको, 2p को। तो 1 2 3 क्या हो गया, 2p को प्रदर्शित कर दिया। ये दोनों एक ही, ये हमारा ऊर्जा का लेवल है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊर्जा बढ़ रही है। फिर ऊपर की ओर लगाएं तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 3s, यहीं पे 3p, यहीं पे 3d, तीनों एक ही लेवल में। इससे ऊपर चले जाएं तो ये हो जाएगा 4s, फिर 4p, फिर 4d, 4f। इन चारों का लेवल क्या है, समान है। ध्यान देने की बात है ये वाली। अब हम चलते हैं बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में 1s तो हमने कहा ऐसे ही रह गया, ये हो गया हमारा 1s। अब 2s 2p की बात करते हैं। हम देखते हैं 2s तथा 2p, अब क्योंकि यहां पर बहु परमाणु है तो यहां पर क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो किस प्रकार से आएगा, ये हमारा हो गया 2s, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के कारण अब 2p इसी ऊर्जा स्तर पर नहीं रहेगा, 2p यहां चले गया, ये क्या हो गया 2p।
ये 2s से ऊपर चले गया तो यहां पर तो ये क्या थी, समभ्रंश कक्षक होते थे जिसे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते थे। लेकिन ये दोनों के दोनों समभ्रंश कक्षक नहीं हैं, इनकी ऊर्जाएं बदल गई हैं, कम ज्यादा हो गई हैं। दोनों एक ही कोश में, ये भी 2 वाला ये भी 2 वाला, ये 2 का s है, ये 2 का p है, 2 का p है, लेकिन इनकी ऊर्जाएं बदल गई, ये समभ्रंश कक्षक नहीं है। तो हाइड्रोजन के लिए तो समभ्रंश कक्षक थे, लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए समभ्रंश कक्षक नहीं है। अब अगला चले तो ये हमारा हो गया, यहां पर मान लेते हैं 3s हो गया। इस 2s को थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। यहां पर क्या आ गया, हमने कहा ये हो गया हमारा 3s, ये हमारा 3s हो गया। फिर जो 3p होगा थोड़ा यहां पर हो गया, हमने कहा ये 3p हो गया। फिर जो 3d होगा वो हम कह सकते हैं और ऊपर चले जाएगा। अब इससे आगे किसका ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा, किसका कम होगा, इस बात को समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी। इन दोनों डायग्रामों से केवल आपको यह समझनी है कि हाइड्रोजन के लिए किसी भी n का मान यदि समान है, n यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या जो कि 1 2 3 4 जिसे हम कहते हैं यहां पर, ये n बराबर 1 2 3, अगले वाली ये होगी 4। यदि मुख्य क्वांटम संख्या समान है तो उसमें जितने भी उपकोष होंगे उनकी ऊर्जाएं समान होगी, यानी कि वो समभ्रंश कक्षक होंगे। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ करके ऐसे परमाणु जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें ये समभ्रंश कक्षाएं नहीं होती। मतलब एक ही n का मान यदि 2 है तो इसमें सारे के सारे उपकोषों की ऊर्जाएं समान नहीं होगी, इसको समझ लीजिए बस। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। तो अब इस ऊर्जा स्तर को थोड़ा और बढ़ाने के लिए हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि किसी भी कक्षक की जो ऊर्जा होती है वह 2 संख्याओं पर निर्भर करती है, एक करती है n पर और एक करती है l पर। तो हमने क्या कहा, यह काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको कि किसी कक्षक की ऊर्जा n प्लस l के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। इसका अर्थ है यदि n 2 हम कक्षक ले रहे हैं तो एक के n प्लस एल का करो योग और दूसरे का भी n प्लस एल का योग करो। जिसका योग कम आएगा उसकी ऊर्जा कम, जिसका योग ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा। सामान्य सी बात हो गई। तो अब यहां पर हम इस चीज को समझते हैं, इसके आगे की चीजों को समझते हैं। हमने कहा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये n प्लस एल क्या हुआ, तो n तो आपको ये पता ही चल गया, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, यानी कि नाभिक से पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, वो n होता है। और l क्या होता है, ध्यान रखिएगा, l का मान होता है, यदि l बराबर 0 होता है तो ये हमारा होता है s उपकोष, यदि l बराबर 1 है तो ये p उपकोष, यदि मैं कह दूं L बराबर 2 है तो ये हो जाएगा D उपकोष, और यदि L बराबर 3 है तो ये हो जाएगा F उपकोष। तो इसका उल्टा भी समझना है, S के लिए L का मान क्या होगा 0, P के लिए L का मान क्या होगा 1, D के लिए L का मान क्या होगा 2 और F के लिए L का मान कितना होगा 3। बताइए ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि यदि L बराबर 0 होता है तो S उपकोष, L बराबर 1 होता है तो P उपकोष, L बराबर 2 होता है तो D उपकोष और L बराबर 3 होता है तो F उपकोष होता है। इसका अर्थ है कि S का अर्थ है कि यदि S उपकोष है तो इसका मतलब L का मान 0, यदि P उपकोष है तो P का मान 1, L का मान 1, यदि D उपकोष है तो L का मान 2 और यदि F उपकोष है तो L का मान 3 होगा। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं इसको समझिए। हम ऊर्जा स्तरों की तुलना करते हैं। ऊर्जा स्तरों की तुलना कैसे, सबसे पहले देखते हैं, मैंने बनाया यहां पर, हम कह रहे हैं हम सबसे पहले ले रहे हैं n और यहां पर ले रहे हैं l। n का मान सबसे पहले ले लिया हमने 1 2 3 फिर 4, इस तरीके से ले लिया n का मान। तो जब n का मान 1 होगा तो पहले कक्षक में केवल s ही होता है, तो क्या होता है पहले कक्षक में केवल 1s आता है। 2 में क्या होते हैं 2s और 2p, ये हम पहले बात कर चुके हैं। देखिए ये 3 के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं इसको तो आपको समझ जाएंगे। 3 के लिए क्या हो जाएगा 3s 3p 3d, और 4 के लिए क्या हो जाएगा 4s 4p
डी और 4f, ये 4 हो जाएंगे। अब किसकी ऊर्जाएं ज्यादा होंगी किसकी कम, ये समझ लीजिए। हमने कहा n का मान कितना है 1, यदि यहां s है तो l का मान क्या होगा 0, इस s के लिए भी l का मान क्या होगा 0, और p है तो l का मान कितना होगा 1, यहां s है तो l का मान क्या होगा 0, क्योंकि मैंने क्या कहा यदि s है तो l का मान क्या रख दोगे 0, p है तो l का मान 1, d है तो l का मान 2 और f है तो l का मान 3, ये बात बताई। तो यहां p है तो l का मान क्या हो जाएगा इसके लिए 1, यहां d है तो l का मान क्या हो जाएगा 2, यहां पर क्या हो जाएगा s के लिए l का मान 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3, जैसा कि हमने आपको यहां पर बताया। तो अब ऊर्जाएं बतानी है कि किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी भाई, तो लिखेंगे n प्लस l। देखते हैं n का मान 1, l का मान 0, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 यानी कि 2, इसके लिए ये हो जाएगा, इसका मान तो 2 ही है n का मान, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3, फिर इसमें चलिए ये 3 है ये 0 है तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 0 बराबर 3, फिर ये हो गया 3 प्लस ये वाला क्या हो गया 1, 3 प्लस 1 यानी कि 4, फिर यहाँ पे 3 प्लस 2 यानी कि 5, 3 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया 5, फिर नीचे की ओर चलते हैं, यहाँ n का मान है 4, तो n का मान तो सबके लिए 4 ही होगा, जब s हो गया तो l का मान 0, तो 4 प्लस 0 4, फिर दूसरे में 4 प्लस 1 5, तीसरे में 4 प्लस 2 6, और चौथे में 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने आपको एक चार्ट बना दिया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यदि आपको यह नियम समझ में आ गया तो आप बड़ी से बड़ी परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही और सटीक बनाओगे, यदि आपको यह नियम समझ में आ गया। क्योंकि जब आप 20 तक की संख्याओं का परमाणु विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 20 से आगे की कक्षाओं में इन नियमों के कारण थोड़ी जटिलता आ जाती है, तो वहां बच्चे कंफ्यूज करते हैं। लेकिन सबसे शॉर्टकट तरीका है प्यारे बच्चों इसको समझने का, बस आपको ध्यान रखना है कि s के लिए l का मान 0, p के लिए l का मान 1, d के लिए l का मान 2 और f के लिए l का मान 3 होता है। और n प्लस l का योग आपको निकालना है, जिसका नंबर छोटा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, जिसका नंबर बड़ा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1s की ऊर्जा क्या है, इसका योग 1 है तो इसकी ऊर्जा क्या है कम, उसके बाद 2s की ऊर्जा क्या है 2, तो इसका अर्थ है कि 1s यहां पे लिख लेते हैं 1s छोटा होगा ऊर्जा के मामले में किससे 2s से, ये क्रम है। फिर 2s की ऊर्जा हम देख रहे हैं 2p इससे कम है, लेकिन देखिए n बराबर 2 के लिए जो p ऑर्बिटल है इसका योग भी 3 आ रहा है, और n बराबर 3 के लिए जो s है उसका भी योग कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब बात है कि इन दोनों में से किसकी ऊर्जा कम होगी किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों के मान तो क्या आ गए 3 आ गए। तो यहां पर फिर से एक नियम आता है कि यदि n प्लस l का मान बराबर हो, कहां लिखे नियम को, यहां पर लिख लेते हैं, यदि n प्लस l का मान बराबर हो तो जिसका n कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। ध्यान रखिएगा, ये नियम काफी इंपॉर्टेंट नियम है ये वाला, कई जगहों पर इसका यूज होगा अभी आपका, कि यदि n प्लस l का मान बराबर हो तो जिसका n कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। अब इस नियम को यहां पे लगाते हैं, ये भी 3 ये भी 3, तो अब बताइए इस वाले के लिए ऊपर वाले के लिए n का मान था 2 और नीचे वाले जिसका ये 3 आ रहा है इसके लिए n का मान था 3, तो किसके लिए n का मान कम था ऊपर वाले के लिए, और ये क्या था 2p, तो इसका मतलब है 2s से बड़ी ऊर्जा 2p की होगी जबकि 3s से उससे ज्यादा होगी, यानी कि 1s बड़ा होगा 2s से, बड़ा होगा 2p से और बड़ा होगा 3s से। तो 3s तक हमने यहां पर कर लिया। अब देखिए आगे के उसमें देखते हैं फिर से, ये 3p की ऊर्जा कितनी आ रही योग 4, और यहां पर देखिए 4
एस की ऊर्जा, ये 4s और 3p, इन दोनों की ऊर्जाएं कितनी है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। तो फिर से यही वाला नियम लगेगा कि जिसमें n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। तो इस वाले में यानी कि 3p में और 4s में n का मान इसके लिए कम है, 3 है, तो यानी कि 3p की ऊर्जा क्या होगी, कम। तो 3s के बराबर क्या आ जाएगा, 3p। और 3p के बाद देखिए अब ये वाला क्या आ गया, 3d आ गया। यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज घटना घटित हो रही है, ये वाली 3p के बाद 3d है, लेकिन हम देख रहे हैं 3d में n प्लस एल का मान कितना है, 5, और जबकि 4s का मान कितना है, 4। तो यानी कि 3d का मान की ऊर्जा है ज्यादा और 4s की ऊर्जा है कम। तो यहां पर हमने फिर से इंपॉर्टेंट चीज लिख लेते हैं, यानी कि ये बड़ा होगा, पहले क्या आ जाएगा 4s और तब उसके बाद कितना आ जाएगा 3d। तो इतनी बात समझ में आ गई, 4s के बाद 3d। और फिर उसके बाद आगे चलें तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 3d हो गया, 4s हो गया, तो फिर इसके बाद देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा 4p। फिर किसके बाद, इसके बाद आ जाएगा 4p, क्योंकि 4p की कितनी है 5, 4p 5। फिर उसके बाद ये देखें तो ये आ रहा है हमारा 4d। तो इसके बाद तो आगे की जो तुलना होगी वो n बराबर 5 लेकर के करनी पड़ेगी। तो यहां तक मैं उसको छोड़ रहा हूं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है प्यारे बच्चों, तो 1 से लेकर के 30 तक की जो संख्याएं हैं, परमाणु क्रमांक हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप चुटकियों में निकाल लेंगे। क्रम ध्यान रखिएगा, मैंने जो कहा 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, और 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 3p के बाद 4s और 4s के बाद फिर 3d आएगा, और तब क्या आ जाएगा 4p आएगा। और ऐसे ही हम इसको आगे समझेंगे। तो मुझे लगता है ये टेबल आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि यह टेबल आपको आ गई तो समझ लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गए। प्रैक्टिकली आपको करके भी बताऊंगा मैं। तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं लिख लेता हूं यहां। इंपॉर्टेंट है कौन कौन से 2 नियम, एक ये वाला नियम और एक ये वाला नियम, और इन दोनों नियमों को मैंने यहां पर टेबल में आपको दिखाया है। इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं और आपको बता सकता हूं। देखिए जब मैंने यहां पर कहा था 3s के बाद कितना आया 3p, तो देखिए 3s के बाद क्या आ गया था 3p, अब 3p के बाद क्या आया 4s। तो यहां पर मैं इसे शो करूं तो ये आ गया 4s, और जो 4s के बाद आ रहा है 3d, तो 3d की ऊर्जा ऊपर है, तो 3d कहां है, यहां पर पहुंच रखा, ये हमारा क्या है 3d। तो ये ऊर्जा स्तर क्या हो गए, ऊपर नीचे हो गए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो इस प्रकार से बनता है, जबकि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीखी वो ये सीखी कि किसी परमाणु में यदि विभिन्न उपकोशों में, जो कि कोशों के भीतर स्थित होते हैं उपकोश, मैंने कहा था कोश को n से रिप्रेजेंट करते हैं। n यानी कि परमाणु के चारों तरफ पहला घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, वो क्या होते हैं n होते हैं। पहली क्वांटम संख्या n, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे कहते हैं। और उपकोश क्या होते हैं, किसी कोश में उपस्थित जो उपकोश होते हैं जिन्हें हम s, p, d, f से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे उपकोश होते हैं। तो किसी कोश में उपस्थित उपकोश में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस, हम कह सकते हैं कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी। जिस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेगा। फिर सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों से सबसे अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रम से भरते चले जाते हैं। तो ये तो मेन नियम हमें समझ में आ गया। अब एक दो हम छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट नियमों को समझेंगे, फिर हम इसे डिटेल में इसकी चर्चा भी करेंगे ऑफ-बाउ नियम के थ्रू। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं पहले यहां पॉली का एक्सक्लूजन नियम, यानी कि पॉली का अपवर्जन नियम। क्या लिखते हैं, पहला है पाउली का अपवर्जन नियम, जिसे इंग्लिश में लिख सकते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन
प्रिंसिपल, इसे सिद्धांत भी कह देते हैं, आप नियम भी कह सकते हैं। क्या कहता है पॉली का अपवर्जन नियम? पॉली का अपवर्जन नियम हम कह सकते हैं इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी नियम के अनुसार हमें यह ज्ञात हुआ कि किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यह पाउली के अपवर्जन नियम से ही सिद्ध हुआ, न तो कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं रहेंगे किसी एक कक्षक में। तो क्या कहता है पॉली का अपवर्जन नियम? पॉली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। यह बिल्कुल वही है, हम कह दें कि किन्हीं 2 व्यक्तियों के जो एड्रेस हैं वो एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकते। पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमारे घर में 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों के क्या हैं? सेम है एड्रेस। या हम कहें कि आप लोग कभी आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स होते हैं जब दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पीजी में रहते हैं, तो पीजी में आप कहोगे कि सर 2 स्टूडेंट का तो सेम होगा, उसके शहर का नाम भी सेम होगा, उसके हम कह सकते हैं उस मोहल्ले का नाम भी सेम होगा, जिस पीजी में रहते होंगे उस मकान का भी एड्रेस सेम होगा, जिस कक्ष में जो रहते होंगे 2 बच्चे, एक कमरे में 2-2 बच्चे रह जाते हैं ना, उन दोनों का एड्रेस भी सेम होगा, कमरे का एड्रेस भी सेम होगा, तो ये तो उसके बराबर हो गया। पर हम कहते हैं कि यहां पर भी अंतर आएगा। यदि पीजी के अंदर जाओगे, उस कमरे के अंदर जाओगे, तो आप देखोगे दोनों बच्चों के लिए अलग अलग बेड मिलेंगे, दोनों बच्चे कभी एक बेड में नहीं रहते। इतनी बुरी स्थिति नहीं आती कि आप ये समझिए कि कोई पीजी वाला एक 2 बच्चों को एक ही बेड दे दे, तो बेड तो अलग हो गए ना उनके लिए। और बेड भी डबल बेड एक जैसा सेम हो गया तो उनकी पोजीशनें अलग अलग होगी, एक इधर की लेफ्ट साइड में सोएगा, दूसरा राइट साइड में सोएगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एड्रेस में क्या होगा? अंतर आ जाएगा। ठीक वही बात हम कहते हैं पाउली के एक्सक्लूजन नियम में कहते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम, कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की सारी क्वांटम संख्याएं, सारी कितनी होती है क्वांटम संख्या? 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। तो पहले नियम लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह हमारा क्या है? पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, 2 लाइन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ये समझिए। हमने कहा, मान लेते हैं हम जब क्रम ले रहे थे, हम कहते हैं ये है 1s2, फिर हम कहते हैं 2s2, ये है 3s2, या इससे पहले 2s2, फिर 2p6, 3s2, ये हमने ले लिया। या आप कह सकते हैं कि इसको 3s1 ले लेते हैं, यानी कि ये हमारा किसका हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा, यानी कि Na का हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो देखिए कितने हो गए? 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। तो सोडियम का यहां पर हमने क्या बना दिया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया। इस N का मतलब पहला, अब इसको मैं यहां दर्शाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? ये हमने कहा क्या है? न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है? N का मान 1 है। तो पहला क्वांटम संख्या जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, n का मान 1। इसमें कितने उपकक्ष होते हैं? केवल 1। तो यहां पर एक उपकक्ष आ गया, जो कौन सा वाला? s। और s क्या हो गया? पहली क्वांटम संख्या n, दूसरी क्वांटम संख्या जिसे हम कह देते हैं उपकोष, जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते थे। और l का मान 0 होता है तो उसे क्या कहते हैं? s उपकोष। l का मान 1 होता है तो उसे कहते हैं p उपकोष। अब ये s आ गया। अब s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां ऐसे थोड़ा बड़ा डब्बा बना रहा हूं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को कैसे दिखाता हूं? एक इलेक्ट्रॉन का मुंह इधर की ओर रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मुंह इधर की ओर रहता है। इनके चक्रण विपरीत होते हैं। तो क्या क्या चीजें हमने यहां पर बता दी आपको? हमने कहा ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस। ये पहला हमारा n बराबर 1 हो गया। यहां हमारा क्या हो गया? n बराबर 2 हो गया। n बराबर 2 में क्या है? 2s2। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये s है, 2s है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मुंह इधर, एक इलेक्ट्रॉन का मुंह इधर। फिर क्या है? p में कितने कक्षक होते हैं? 3, 1 2 3। तो इलेक्ट्रॉनों के मुंह अलग अलग। तो इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां ऐसे करके दिखा रहा हूं, इससे दिखाते हैं। यहां इलेक्ट्रॉनों को, एक इलेक्ट्रॉन का मुंह इधर की ओर, तो एक का इधर,
एक का ऊपर एक का नीचे, एक का चक्रण इधर एक का चक्रण इधर, तो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या है? 2p। अब फिर क्या है? ये 2s2 भी हो गया, ये 2p6 भी हो गया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। फिर 3s के लिए क्या करूंगा? तीसरा कक्षक बनाओ, तीसरा बना रहा हूं, तीसरा कोश। तीसरे कोश में हमने यहां पर लगा दिया। अब ये 3s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा और दूसरे इलेक्ट्रॉन की जगह भी खाली है, तो ये हमने यहां पर बता दिया। आप कहोगे सर यहां से क्या स्पष्ट हुआ? ये हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझा दिया है। अब हम कहें कि किसी भी एक दो इलेक्ट्रॉनों के एड्रेस सेम नहीं होंगे। एड्रेस कौन कौन से सेम नहीं होंगे? मान लेते हैं मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं, इनकी, तो इसका नाम क्या है? 2p। क्या है? 2p। अब 2p हमारा है, तो 4 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 4 क्वांटम संख्याएं। तो 4 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती है? हम जानते हैं, एक होती है हमारे पास n, एक होती है l, एक होती है ml और एक होती है हमारी ms। इसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, इसे दिगंशी क्वांटम संख्या, इसे चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये हमारी होती है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण संख्या। तो हम कह रहे हैं कि हमें इस वाले, मान लेते हैं ये जो हमारा p उपकोश है जो कि n बराबर 2 पर स्थित है, तो n का मान क्या है? 2। तो यहां n की वैल्यू क्या लिख ली हमने? n के नीचे लिख लिया 2। अब l का मान क्या है? आप जानते हैं यदि ये p है तो p के लिए l का मान क्या होगा? आप जानते हैं यदि l बराबर 0 हो तो उसे हम कहते हैं s उपकोश, l बराबर 1 हो तो उसे कहते हैं p उपकोश, ऐसी l बराबर 2 को d और l बराबर 3 को f। चूंकि ये p है तो इसलिए हम क्या कहेंगे? यहां l का मान 1, यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? 1। अब ml में आ जाइए। आप जानते हैं ml का मान होता है 2l + 1 के बराबर होता है। तो यह हम कह सकते हैं ml का मान, यदि l का मान 1 है तो ये होगा -1, 0 + 1, ये 3 किसके मान होंगे? ml के मान होंगे। तो ये हमारे पास तीसरी क्वांटम संख्या आ गई। और इस ms को थोड़ा दूर लिख रहा हूं मैं, ये ms चौथी होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण होते हैं, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये बात हो गई। अब यदि मैं इस वाली की बात कर रहा हूं तो इस p का एड्रेस क्या होगा? इन तीनों में से कोई एक होगा। मान लेते हैं इसको मैं -1 मान रहा हूं, मान लेते हैं इसका एड्रेस क्या है? -1। तो ये क्या हो गया? इन तीनों में से कौन सा मैं ले रहा हूं? -1। तो इस वाले बॉक्स के लिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए तीनों क्वांटम संख्याएं बराबर हैं, 2, 1, -1, तीनों समान है। लेकिन इस बॉक्स के अंदर का, बॉक्स तक का एड्रेस तो समान है, लेकिन इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एक घड़ी के चलने की दिशा में क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है, और एक घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घूर्णन कर रहा है। यानी कि इनका यह दोनों एड्रेस क्या है? अलग अलग हैं, ये समान नहीं है। इसलिए पाउली कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं या किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी आपस में बराबर नहीं होती हैं। ये इसका क्या हो गया? अर्थ हो गया। तो मुझे लगता है ये पाउली का एक्सक्लूजन नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला चलते हैं जिसे हम कहते हैं हुंड का नियम। अगला है हमारा हुंड का नियम, या इसे कहते हैं हुंड्स प्रिंसिपल। अब हुंड के नियम से पहले पाउली के एक्सक्लूजन नियम पे एक बात आपको और बता देते हैं। देखिए, पाउली का एक्सक्लूजन नियम से ही हमें यह पता चला कि किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यह पाउली के नियम से पता चला, क्योंकि देखिए हमने कोई एक कक्षक बनाया, जब तक पाउली ने एक्सक्लूजन नियम नहीं दिया था, अपवर्जन का नियम नहीं दिया था, हम एक कक्षक में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन डाल देते, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, एक ऐसा, तीसरा हम कह देते ऐसा हो गया। भाई कक्षक है, ऑर्बिटल है, हमने कहा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन घुस गए, 2 की जगह 3 हो गए, तो क्या फर्क पड़ गया। लेकिन जब पाउली ने नियम दिया कि भाई इलेक्ट्रॉनों के चक्रण, पहली बात तो 2 ही हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 हैं, इसके अलावा तीसरा चक्रण नहीं हो सकता। तो या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर हमें पता चल गया, क्योंकि ये एक दिशा में, एक दूसरा दिशा में है। तीसरा हमने अपनी तरफ से डाल दिया कि भाई एक और डाल दिया हमने। अब तीसरे वाले की दिशा या तो इसके समान होगी या इसके समान होगी। लेकिन पाउली ने कहा
कि चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। इसका अर्थ है इस बॉक्स तक की तीनों क्वांटम संख्याएं तो समान हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के, दोनों इलेक्ट्रॉनों के इनके प्रचक्रण समान नहीं होंगे। प्रचक्रण समान होंगे तो चारों क्वांटम संख्याएं समान होंगी। तो यहां से पता चल गया कि एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरा नहीं रहेगा। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आप डालोगे उस इलेक्ट्रॉन का और इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन की चौथी क्वांटम संख्या भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, जो कि पाउली के नियम का क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो पाउली के नियम से हमने कहा, यह इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली कि किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, 2 से कम रह सकते हैं। खाली भी रह सकता है कक्षक, 1 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, लेकिन 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यह बात आ गई। अब चलते हैं हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम कहता है कि किसी भी कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही जोड़े बन जाएं। किसी भी कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो प्रारंभ में सब कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, तब उसके बाद वह युग्मित होते हैं। युग्मित होने की प्रक्रिया, जोड़े बनने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब सब कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी उपकोष के। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लेते हैं मैंने ये एक P ले लिया, या आप ले लेते हैं, अब की बार D ले लेते हैं। तो D में कितने कक्षक होते हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक हो गए। अब इलेक्ट्रॉन भरने, मान लेते हैं मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे भरूंगा भाई? भरने का तरीका हम कहते हैं, यदि हुंड का नियम ना हो तो हम तो सीधे ऐसे भर दें, 1, 2, 3, 3 दूनी 6, 7 और 8, हमने कहा 8 भर गए। लेकिन हुंड ने कहा कि यह तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इससे ये जो डी उपकोष होगा ये संतुलित नहीं होगा। संतुलित मतलब स्थायी नहीं बनेगा, ये अस्थायी हो जाएगा। तो इसको स्थायी करने का तरीका क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन जब भरने हैं किसी उपकोष, डी क्या है? उपकोष। और ये क्या है? इसके बॉक्स, ये है कक्षक। किसी भी उपकोष के कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहले सब कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद जब सब में एक एक चले गया तब जोड़े बनने शुरू होंगे। शुरुआत में जोड़े नहीं बनेंगे। तो यह तरीका बिल्कुल गलत है, सीधे जोड़े नहीं बनने वाले भाई। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये हो गया 5वां इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन भरने तो अब 6वां यहां आ जाएगा, 7वां यहां आ गया और 8वां यहां आ गया। ये तरीका सही है, पहले वाला नहीं है कि सीधे 4 में आपने जोड़े बना दिए, वो गलत हो जाएगा। उससे ये जो कक्षक होंगे या ये जो उपकोष होंगे ये स्थायी नहीं रह पाएंगे। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई। तो हुंड का नियम लिख लेते हैं, किसी उपकोष में सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात ही युग्मन होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होगा जब सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यह हमारा क्या है? हुंड का नियम है। मुझे लगता है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो एनसीईआरटी में देख लेते हैं इसने क्या परिभाषा लिखी है इसकी। एनसीईआरटी में कहा है कि एक ही उपकोष में के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। तो बिल्कुल यही बात है, किसी उपकोष में सभी कोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात ही युग्मन होता है, यानी कि जोड़ा बनता है, उससे पहले जोड़ा नहीं बनने वाला। तो आपको जो परिभाषा सही लगे, एनसीईआरटी की चाहे वो लिख लीजिए, ये चाहे ये लिख लीजिए, बस समझ में आना चाहिए आपको, मेन बात ये। तो प्यारे बच्चों, हम तो यहां ये चाह रहे थे कि आपको अफबाउ का नियम भी आपको यहां पर बता देते, लेकिन वो काफी डिटेल में बताना पड़ेगा उसे, तो फिर वीडियो मेरे को लगता है काफी लंबा भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, क्लास काफी है। अगर आपको इस क्लास में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये पूरी क्लास इस बात पर फोकस थी कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। और यहां पर मैंने गोल्डन रूल आपको बताया था कि मेन एक बात ध्यान रखना कि जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, जिस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे और उसके बाद
क्या होंगे, कम ऊर्जा स्तरों से अधिक ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन क्रम से भरते चले जाते हैं। ऊर्जा स्तर कैसे निकालते हैं कि किसका कम है किसका ज्यादा है, उसका तरीका मैंने बताया था। n+l, n मुख्य क्वांटम संख्या, l दिगंशी क्वांटम संख्या, इन दोनों का योग करो तो हमें उस कक्षक की ऊर्जा पता चल जाएगी। जिसकी संख्या कम आया n+l का योग, समझ लेना उसकी ऊर्जा कम, जिसकी ज्यादा है समझ लेना उसकी ऊर्जा ज्यादा। तीसरा हमने कहा था कि यदि n+l का योग समान आ जाए तो मैंने कहा था वहां पर क्या करना है, देखना n का मान किसमें कम है, जिसमें कम होगी, मान लेते हैं n+l दोनों का योग 4 आ गया, दो के लिए, दो कक्षकों के लिए। अब किसमें ऊर्जा भर, किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो देखिए n का मान दोनों के लिए किसमें कम है, जिसमें कम होगी वो ऊर्जा स्तर थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से भरेंगे। तो यदि पूरा वीडियो आपने डिटेल से देखा है और आप अगला वीडियो जिसमें कि हम अफबाउ का नियम बताएंगे और कोशिश करेंगे वहां आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने की 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के, यदि ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को बनाने के लिए। आप बड़ी से बड़ी क्लास के स्टूडेंट को यदि आप पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में तो वो 30 से कम संख्याओं के या 23-24 तक की संख्याओं के तो बना देंगे, लेकिन उसके बाद के संख्याओं को बनाने में उनको परेशानी होती है, वो थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं यदि उन्होंने डीपली नहीं पढ़ा है। तो यदि आप इन चीजों को सीख गए तो समझ लिए आगे के लिए, चाहे आप 11th में 12th में आप बीएससी कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, सब जगहों पर आपका यह कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो इस वीडियो के संबंध में तो बिल्कुल आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।